Hello everyone, welcome to Simplified BPSC, and in this segment we are doing the greenhouse gas environment special वीडियो जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे और साथ ही साथ इसके PYQs को भी हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं जो मल्टीपल PSCs में और इंक्लूडिंग UPSC में भी आया हुआ है। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। ये आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है एंड जो PYQ वाला पार्ट होगा वो आपका संपूर्ण क्रांति डे 5 का में कवर्ड पूरा है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हमें ये समझना होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ओके, जिसके कारण कुछ गैसेस जो हैं वो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में, वातावरण में ट्रैप हो जाती हैं, रह जाती हैं, और उसके वो क्या होता है, वो जो गैसेस होती हैं वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती हैं और हमारा जो ये आपका एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग अभी ठंड में तो सब लोग वैनिश हो जाते हैं। ओके, सब गायब, मतलब सबका डेथ हो जाता है क्योंकि लाइफ को चलाने के लिए एक आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ नीडेड। ओके, इवन द बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, तो आपको वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, और ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका जोसेफ फॉरियर के द्वारा। कब? 1820 के अराउंड। ठीक है, तो अब इसमें इस पूरे पेज में हमें क्या याद रखना है कि एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, और इस किसने दिया था? फोरियर ने, जोसेफ फोरियर ने दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग मैकेनिज़्म समझते हैं कि ये होता कैसे है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले ये जो पूरा प्रोसेस है उसको कैसे कैसे तोड़ सकते हो। तो एक आपका जैसे सन है, ओके, आपका सन हो गया। अब सन से यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे क्या आ रहा है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा है, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आता है। ठीक है, तो अब इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या है आपका जो सोलर एनर्जी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और क्योंकि वो बहुत हीटेड रहता है आपका सन जो है, उसके कारण जो हमारा वेवलेंथ होता है वो बहुत हाई एनर्जी का होता है, तो शॉर्ट वेवलेंथ होगा। तो जो हाई एनर्जी मतलब ये जो सन का वेव है ये हाई एनर्जी का के साथ होगा क्योंकि ये बहुत गर्म है, तो इसका क्या होगा? शॉर्ट वेवलेंथ होगा। ये क्वेश्चन PYQ में आ चुका है, चाहे वो UPSC हो, BPSC हो, UPPCS हो, कोई भी हो, तो ये पूछा जा चुका है कि शॉर्ट वेवलेंथ किसका होता है, सन का होता है या अर्थ का होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गर्म है उसका बहुत एनर्जी है, तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, वो शॉर्ट वेवलेंथ होगा। ठीक है, और उसके कारण वो आपका पेनिट्रेट कर पाता है एटमॉस्फेयर को। अब इसमें कौन से हो गए? UV रेज हो गए, विजिबल रेडिएशन हो गया, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया। और इससे हमें कौन बचाता है? उसके हार्मफुल UV रेज के पार्ट, मतलब जो पार्ट होते हैं आपके, उससे हमें बचाता है ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए, अब ये तो आ गया। ओके, अब इससे क्या हुआ कि कुछ जो आपके रेडिएशंस होते हैं वो तो हमारे क्लाउड से और एटमॉस्फेयर से रेडिएटेड बैक। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एक बैलेंस ऑफ हीट का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कुछ आपके ऑब्जर्व होते हैं, कुछ आपके रेडिएट होते हैं, और कुछ वो जो एब्जॉर्ब होते हैं वापस से रेडिएट, तो जितना आता है उतना चला जाता है। ओके, तो हीटिंग ऑफ अर्थ को अगर समझना है तो ये कैसे हीटिंग होता है? तो कंडक्शन से होता है, कन्वेक्शन से होता है, एंड रेडिएशन से होता है। ठीक है, देखिए, एक बार हीट हो जाता है अर्थ, तो अर्थ क्या करता है कि उस एनर्जी को वापस भेजता है, और वो किस एनर्जी, किस मतलब वेव का होता है? तो होता है लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा आप लोग कि अर्थ कूलर है, तो ऐसा नहीं कि लॉन्ग वेव, उस जैसे सन का जो वेव होता है उसका जो वेवलेंथ होगा वो आपका शॉर्ट होगा, वेवलेंथ ऑफ अर्थ से रेडिएशन। ठीक है, और अगर एनर्जी ले लिए, अगर हम लोग एनर्जी ले लेते हैं सन के वेव का, तो ये ज़्यादा होगा एनर्जी ऑफ अर्थ के रेडिएशन से, अर्थ रेडिएशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें याद रखना होगा। अब आपका अगर मैं ग्रीन हाउस का समझा दूं कि क्या है ये, तो बेसिकली कुछ गैसेस हैं हमारे ग्रीन हाउस के, जो कि जैसे CFCs हो गया, नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, NO2 जिसको कहते हैं, और उसके बाद वाटर वेपर हो गया, आपका मीथेन हो गया। तो ये सारा जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में काम करता है, और उससे हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ओके,
और ये जो पूरा गैसेस है ना उस चारों तरफ स्प्रेड करता है इवनली, लाइक यूनिफॉर्मली होता है कुछ हद तक। जब जहाँ पे एटमॉस्फेयर जैसा है, मानिए पोल्स में चले जाएं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर आपका कूल है, तो वहाँ पे जो गर्मी होगा वो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कंपेरेटिवली अलग होगा। तो पूरे, लेकिन टेम्परेचर का जो मेंटेनेंस है इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ आपका GHG, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस। अब बुरी बात ये है कि ये अगर एक लिमिट से ऊपर चले जाए तो ज़्यादा गर्म कर देता है, इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो हमारा पूरा जो प्लेनेट है वो बर्फ़ का गोला बन जाएगा, तो क्योंकि वही टेम्परेचर को ट्रैप कर लेता है, रेडिएशंस को ट्रैप कर लेता है और उससे गर्म हो जाता है। लेकिन वो एक लिमिट से ऊपर होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कहता है, क्योंकि इंक्रीज इन एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और इसका मेन कारण कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब इसके अलावा आपका मीथेन भी और नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी बहुत ज़्यादा आपको कॉज करता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग, ओके। अब हमें ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ओके। तो इसमें क्या हमें याद रखना है कि प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, वाटर वेपर हो गया। ये सारे जो हैं ये हमारे प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, ठीक है। अब कुछ कुछ जो गैसेस हैं जिनको हम लोग सोच सकते हैं कि क्या ये भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो आर्गन और हाइड्रोजन, दीज टू आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। इसलिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है, इतना याद रखना होगा। अब आप ये समझ लीजिए कि हम लोग अभी भी कार्बन टेट्राफ्लोराइड को और नाइट्रस ऑक्साइड को लेस रिस्पॉन्सिबल हम लोग समझते हैं दैन अदर प्राइमरी गैसेस, जैसे आपके मीथेन हो गया और N2O हो गया, आपका CO2 हो गया, CFC हो गया। ये सब को फिर भी हम लोग इन सब से कम समझते हैं। क्यों, क्योंकि आपका ये सब उतना ज़्यादा एमिट, अभी हम लोग उतना ज़्यादा एमिट नहीं कर रहे हैं, ओके। लेकिन जैसे आप मीथेन का बात कर लीजिए, तो जो पैडी फील्ड्स हो जाते हैं, आपके धान की खेती होती है, या फिर जो हमारे कैटल फार्मिंग से आपका मीथेन बहुत रिलीज़ होता है, बायोगैस वगैरह में मीथेन बहुत रिलीज़ होता है, तो उससे आपका मीथेन का बहुत, हमारा एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, उसके कारण मीथेन एमिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर आप देखें ये पोर्शन प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि ये लेटेस्ट निकाला गया है, तो आप लोग इसको प्लीज़ याद रखें कि अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं तो कितना है 66%, मीथेन 16%, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 12% एंड N2O है 6%, ठीक है। तो CO2 देन CH4 देन CFC देन N2O, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। अब हम लोग अगर इसका ये देखते हैं, देखिए IPCC जो है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आपका IPCC डायरेक्ट कुछ अपना रिसर्च नहीं करता, लेकिन ये सारे रिपोर्ट्स को बनाता है। तो 5th असेसमेंट रिपोर्ट, 6th असेसमेंट रिपोर्ट, ये सारे से हमें पता चला कि हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का क्या अभी प्रेजेंट मतलब सिचुएशन है, सिनेरियो है। तो इसने IPCC ने आइडेंटिफाई किया है कुछ मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, और उसको रिलेट किया है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट से। तो इसमें कौन कौन से हैं, CO2, CH4, N2O, CFC, SF6 एंड F3, ओके। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है, ये याद रखिएगा। इनडायरेक्ट अगर गैसेस इन्होंने बताया IPCC ने कि कुछ इनडायरेक्ट गैसेस भी हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सारे इनडायरेक्ट हैं, ठीक है। देखिए जहाँ तक वाटर वेपर का बात है, अभी जस्ट हमने इसके पहले देखा था, देखिए यहाँ पे वाटर वेपर इज़ ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। तो अगर आपको ऑप्शन में रहता है कि वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है या नहीं, GHG यस और नो, तो यस ये है आपका, ठीक है। तो आपका अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है वो वाटर वेपर है, ठीक है। और क्योंकि ये आपका नेचुरल पार्ट भी है अर्थ साइकिल का, और इससे क्या होता है कि देखिए ज़्यादा वाटर वेपर हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा आपका,
क्योंकि वार्मर टेम्परेचर हो जाएगा तो वो इवेपोरेशन और ज़्यादा होगा, तो फिर और आपका वाटर वेपर होगा, फिर वो और टेम्परेचर को बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर से और इवेपोरेशन होगा। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव फीडबैक लूप, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज़ हो जाता है और प्लैनेट को वार्म अप होने में और सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया एंड इससे हमारा बेसिक तो क्लियर हो गया कि चलो ठीक है ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन इसके बारे में और अगर हम लोग समझते हैं कि कॉज क्या क्या है इसका, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे समझाती हूँ कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो इसेंशियल है हमारे, सबसे ज़्यादा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कल्प्रिट इसलिए माने हैं क्योंकि इट इज़ इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली एंड मोस्टली विदाउट बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड नहीं है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर कौन यूज़ करता है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है हमारा फोटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, प्लांट्स, फोटोप्लैंक्टन्स, ये सारे जो चीज़ें हैं वो इसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और हमारा ये लगातार देखिए, ये जो मैंने अभी बताया ना IPCC, उसके अलावा मैंने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी बताया था। तो इसके द्वारा इसका कहना है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है इंक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। और साथ ही साथ आपका, अब हम लोग अगर मीथेन पे बात करते हैं, मीथेन तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्श गैस बोलते हैं, मार्स गैस। तो अगर ये वर्ड बोला जाए कि मार्श गैस कौन होता है, मैं अच्छे से लिख देती हूँ, मार्श गैस किसका दूसरा नाम है, तो CH4 मीथेन, ओके, याद रखेंगे, M से मार्श, M से मीथेन, ओके। तो ये आपका कहाँ पे मिलता है हमें मेनली, तो बायोगैस, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन एंड बाकी जो आपकी कैटल्स वगैरह हैं उसके भी रेमिनेंट्स में मिलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये एक तो GH हमें पता है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा आप क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर कंट्री होने के कारण। साथ ही ये भी पता होना चाहिए, एक और मैं इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि वेटलैंड होता है, वेटलैंड में ये एमिट करता है हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ मीथेन, ठीक है। तो कौन सा हाईएस्ट प्रोपोर्शन वो करता है, तो वो आपका वेटलैंड्स करता है, ठीक है। तो वो आपका हो गया। चलें, तो ये तो इतना तो हो गया, हम लोग ने थोड़ा सा कॉजेज़ भी देख लिए हैं। अब अगर आप ये देखें कि इससे क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो इसका इफ़ेक्ट्स में हम लोग अगर थोड़ा सा इफ़ेक्ट्स को देख लें, अगर मैं इफ़ेक्ट्स को थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ इतना बता के निकल जाना इज़ वेरी इजी, ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूँ आप लोगों को ताकि आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लें, ओके। तो देखिए इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा कि हम लोग को सबसे पहले तो पोलर आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है, वो हमें पता है। उसके अलावा कोस्टल रीजन्स सबमर्ज हो रहा है, रीजन जो है सबमर्ज्ड, ओके। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि कोरल मोर्टेलिटी हो रहा है, ओके। तो ये तो इतना तो हमें पता ही है। इसकी इनफैक्ट ये बोला जा रहा है कि आपका 1/6 जो इकोसिस्टम है, ये ट्रांसफॉर्म होगा एंड 1/4 इकोसिस्टम विल डिसअपियर, ओके। तो ये आपका इफ़ेक्ट तो इमीडिएट है जो कि रिसर्चर्स बता रहे हैं, ओके। और इतना हमें पता होना चाहिए, ऑलरेडी हमारा टेम्परेचर जो है 1 डिग्री से मोर बढ़ चुका है और इनफैक्ट इस साल तो देखा गया है कि 2 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो लेट्स सी कि क्या और IPCC का बोलना है, ठीक है। चलें, इसके साथ ही हम लोग इसको अभी ख़त्म करते हैं और इसे बेस्ड में हमारा जो संपूर्ण क्रांति का डे 5 आने वाला है, इस पे आने वाला है आपका। तो आप लोग प्लीज़ इसको फिर से एक बार देख लें और इसको देखने के बाद आप लोग अपना एक संपूर्ण क्रांति का डे 5 को आप लोग कंटिन्यू कीजिए, एक बार उसको देख लीजिए क्योंकि हम लोग वो इन्वायरमेंट स्पेशल चला रहे हैं। आज का डे 4 जो था वो हिस्ट्री था और डे 3 भी हिस्ट्री था। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हर दिन जो प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स का लाएँ, जिसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ PYQ होंगे। तो इनफैक्ट ये वाला जो मैं इन्वायरमेंट का ला रही हूँ सेक्शन, ये वाला आपका सारे PYQ कवर्ड हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट PCS के हों, सारे स्टेट PCS का कंपाइल करके ये दिया गया है। तो आई होप यू गाइज विल वॉच द डे 5 ऑफ संपूर्ण क्रांति। गाइज आई विल रिक्वेस्ट यू कि वो जो मैं संपूर्ण क्रांति का सीरीज़ चल रहा है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन ही डाल रही हूँ मैं, कोई भी इधर उधर से नहीं ले रही हूँ। जो आपके PYQ हैं या जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं वही जा रहा है। तो आप लोग देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कौन सी अगली मैं टॉपिक लाऊँ तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए जिस पे हम लोग वीडियोस बना के आपको हेल्प कर सकते हैं, 71st BPSC आ रहा है और भी अब बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, BPSC में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड BPSC।